आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय। अर्थशास्त्र यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में आएगा। इसके अंतर्गत राजस्व, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग आदि का अध्ययन। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के व्यावहारिक अध्ययन को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांत, अर्थव्यवस्था होगा। ये इन सिद्धांतों का प्रयोग मनुष्य अपने सीमित स्रोतों का इष्टतम उपयोग, इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रियाएं, दो प्रकार की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया में व्यक्ति का उद्देश्य धन प्राप्ति होता है, एजुकेशन, वो शिक्षक, व्यापारी। एग्जाम्पल है। अनार्थिक क्रिया में आएगा उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं होता, जैसे सामाजिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं। फिर आएगा अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। भारत, उनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक पीवी नरसिम्हा राव। अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये रगनार फ्रिक्स द्वारा इन दोनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है। इस समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। इसमें समस्त अर्थव्यवस्थाओं और उनकी समस्याओं का अध्ययन होता है। राष्ट्रीय आय, रोजगार, बचत, मुद्रा, राजकोषीय नीति, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन। फिर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निर्भरता का अध्ययन। जॉन मेनार्ड कीन्स इसके जनक हैं। ठीक है। ये था समष्टि अर्थशास्त्र। और जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का छोटे स्तर पर अध्ययन होता है। छोटी आर्थिक इकाइयों के संबंधित आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है, जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, मांग उत्पादन व कीमत निर्धारण से संबंधित सिद्धांत, व्यष्टि। फिर अर्थशास्त्र के प्रकार में आएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार हो गए। ये पूंजीवादी, उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें आएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आएगा। पूंजी अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण हो। फिर सेकंड, निजी क्षेत्र अधिक प्रभावशाली व स्वतंत्र स्थल है। बाजार की शक्तियां अधिक प्रभावशाली भूमिका में। उद्गम स्रोत, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक, एडम स्मिथ, जैसे यूएसए, ब्रिटिश, फ्रांस आदि। फिर राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें आएगी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों पर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका विनियमित एवं नियंत्रण होती है। उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना। राज्य अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी प्लस उदारवादी। ठीक है। फिर इसमें आएगा निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों का योगदान है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक क्षेत्र होता है, जैसे इंडिया। फिर उद्गम स्रोत है। इसमें आएगा जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है। फिर इसमें आएगा अर्थव्यवस्था में आएगा खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। खुली में आएगा इसमें उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों की प्राथमिकता रहती है। आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध, जैसे हांगकांग, सिंगापुर। बंद अर्थव्यवस्था, बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं, आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य।
निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य। जैसे उत्तरी कोरिया वर्तमान में कोई भी बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के भी 2 भाग है, चतुर्थक क्षेत्र, फिर पंच संख्यक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, ध्रुवाधार, उत्खनन, छेदित। फिर आएगा प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में आएगा अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। निर्माण, किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण जैसे भवन। विनिर्माण, किसी वस्तु का उत्पादन हो जैसे मशीनरी, विद्युत। तृतीयक क्षेत्र आएगा या सेवा क्षेत्र, इसमें आएगा यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, व्यापार आदि। फिर चतुर्थार्थक क्षेत्र, इसमें आएगा, इसमें बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, तीनों क्षेत्रों की मदद करने वाला, जैसे अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति। फिर इसमें आएगा पंच संख्यक क्षेत्र, इसमें आएगा अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाला, जैसे मीडिया, NGO आदि। फिर इसमें आएगा सेवा, ग्राफ में रोजगार, ये सेवा क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। ये चतुर्थार्थक या पंच संख्यक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार में लगातार गिरावट हो रही है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। इसमें आ जाएगी कृषक अर्थव्यवस्था में सकल उत्पादन GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा है। फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था GDP में या सकल आय में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 50% से ज़्यादा है। फिर सेवा अर्थव्यवस्था सकल आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा है। फिर इसमें आ जाएगा विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। इसमें आ जाएगा प्रति वर्ष जुलाई में विश्व बैंक द्वारा 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। निम्न आय वर्ग, यह $1005 या उससे कम। निम्न मध्यम आय वर्ग, ये $1006 से ये 3955। उच्च महत्तम आय वर्ग $3956 से 12235। उच्च आय वर्ग $12235 या उससे अधिक भारत की निम्न मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। फिर अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। फिर अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, बेरोजगारी की समस्या, पर्याप्त पूंजी का अभाव, दोषपूर्ण संपत्ति का वितरण, मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना, तकनीकी पिछड़ापन, अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत का आर्थिक इतिहास प्राचीन काल, मध्यकालीन फिर आधुनिक कालीन। प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः
व्यापार पर आधारित मौर्य काल, भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण और सैन्य सुरक्षा से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, व्यापार वाणिज्य से सामान्य आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा मिला। फिर है मध्यकालीन काल, इसमें आएगा भारत में राष्ट्रकूट होयसाल जैसे प्रतिष्ठित सभ्यताओं का विकास हुआ। भारत 17वीं शताब्दी तक के मध्ययुगीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण था। आधुनिक काल, यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आई। किसानों का शोषण, भारतीय धन की निकासी, हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास, भूमि अर्थव्यवस्था का निचला स्तर। आधुनिक काल 1947 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज हुई। फिर है वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। यह कम प्रति व्यक्ति आय वितरण में असमानता, कृषिगत अर्थव्यवस्था, यह है 49%, अप्रोक्स जनसंख्या कृषिगत कार्यों में संलग्न, बेरोजगारी, कम बचत दर के कारण पूंजी निर्माण में कमी, अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति, आधुनिक अर्थव्यवस्था पारंपरिक। फिर विकसित देश, विकासशील देश, इसमें आ जाएगा विकसित देश में प्राथमिक क्षेत्र 2 से 30%, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा 25 से 45%, तृतीयक क्षेत्र होता है 35 से 70% ऑफ GDP। फिर विकासशील देश ये 40 से 75, फिर है 15 से 35%, 25 से 55%। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से सीधे तृतीयक क्षेत्र में अग्रसर हुई है, अर्थात विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक का अभाव, अर्थव्यवस्था को उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, पूंजीवादी, समाजवादी। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यह उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण, उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना, मूल्य के निर्माण में राज्य का हस्तक्षेप नहीं, बाजार शक्तियों द्वारा ही निर्धारण। यह पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स। पर पॉजिटिव में आएगा प्रति व्यक्ति आय बढ़ना है ना, फिर घरेलू उत्पादन बढ़ना, तेज विकास। फिर इसमें आएगा व्यक्तियों द्वारा अधिक भौतिक संसाधनों का उपयोग आदि। फिर नेगेटिव पॉइंट में आएगा आय असंतुलन, उत्पादन असंतुलन, विभिन्न प्रकार के शोषण, सीमित जन कल्याणकारी गतिविधियां आदि। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में आएगा मार्क्स की बुक है DAS कैपिटल। फिर कमजोर वर्ग के पक्ष में राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि खुली प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असक्षम। समाजवाद में आएगा उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, पूर्व USSR। फिर पॉजिटिव पॉइंट में अर्थव्यवस्था में असंतुलन नहीं, जन कल्याणकारी कार्यों को अधिकता, मंदी का प्रभाव नगण्य। नेगेटिव पॉइंट में आएगा आर्थिक विकास की गति धीमी। फिर सार्वजनिक आय में कमी, निम्न जीवन गुणवत्ता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र, उद्देश्य जन कल्याण प्लस लाभ। फिर इसमें आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण, कांग्रेसी नेताओं की विचारधारा, नेहरू जी, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति लोगों की आस्कित पिछड़ापन आदि। विश्लेषण उपलब्धियां एवं सीमाएं औसत हैं तथा भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। 1991 से पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, किंतु झुकाव समाजवाद की ओर था, किंतु अब झुकाव पूंजीवाद की ओर हो गया है। फिर इसमें आएगा
भारत में आर्थिक नियोजन में आएगा आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है। इसमें राज्य एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण करता है। पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन करने की प्रक्रिया 1987 के बाद सतत विकास की अवधारणा के उदय के बाद इष्टतम की जगह महत्तम दोहन पर जोर दिया गया। बाद में नगर नियोजन, औद्योगिक नियोजन से लेकर परिवार नियोजन की अवधारणाओं तक का विकास हुआ। आर्थिक नियोजन या योजनाएं व्यापक या आंशिक हो सकती है। 1930 की महामंदी के पश्चात पूंजीवाद की कमजोरियों के उजागर होने से नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। व्यापक योजना अर्थव्यवस्था के सभी बड़े पहलुओं को समाहित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। आंशिक योजना अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है, जैसे कृषि, उद्योग, पब्लिक सेक्टर आदि। पूंजीवाद से बेरोजगारी, गरीबी, आय की असमानता, सामाजिक साधनों के प्रति उपेक्षा की स्थिति को जन्म मिला। इसलिए आर्थिक नियोजन को विकास के रूप में अपनाया गया। सबसे पहले यूएसएसआर ने समाजवादी अर्थव्यवस्था 1928 में आर्थिक नियोजन को अपनाया। फिर भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था ने योजना एक प्रक्रिया है। योजना निर्माण को सुपरिभाषित लक्ष्य चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग होना चाहिए। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, बेरोजगारी को दूर करना। फिर आएगा आधारभूत संरचना का विकास, फिर कृषि और उद्योग का विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना, आय असमानता को कम करना, नियोजन की शुरुआत और प्रसार। फिर पारदेशिक नियोजन, इसमें आ जाएगा किसी भी देश द्वारा पहली बार क्षेत्रीय नियोजन किया जाता है विकास नीति के हिस्से के रूप में। यूएसए ने 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी TVA की स्थापना की। पहली बार पारदेशिक नियोजन। इसके उद्देश्य हैं बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, बिजली उपलब्ध कराना, औद्योगिक विकास, वन निर्माण, वन्य जीव संरक्षण, टाउन प्लानिंग, सड़क रेल निर्माण, खेती के अच्छे तरीकों को प्रोत्साहन आदि। भारत में 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC पारदेशिक फिर नियोजन था। राष्ट्रीय नियोजन, रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 USSR से शुरुआत। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में USSR के लिए केंद्रीय नियोजन की नीति बनाई थी। सोवियत नारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सोवियत नियोजन दी गोल्स प्लान नाम से जाना जाता है। नियोजन के प्रकार में आएगा राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर आदेशात्मक नियोजन, फिर निर्देशात्मक नियोजन, प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीयकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, अवधि के आधार पर दीर्घकालिक नियोजन, अनवरत नियोजन या योजना,
अल्पकालिक योजना, क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन। फिर इसमें आएगा नियोजन के तत्व में आएगा एक प्रभावी नियोजन के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक: आंकड़ों की उपलब्धता, आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता, दक्ष प्रशासन, व्यापक जन भागीदारी, कुशल संस्थान, राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर इसमें आ जाएगा आदेशात्मक नियोजन, वह नियोजन प्रक्रिया जो राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था के अनुसार होती है, उन्हें आदेशात्मक नियोजन कहते हैं। लक्ष्य आधारित नियोजन, इसमें केंद्रीय अर्थव्यवस्था पाई जाती है, निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, राज्य सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसमें आएगा यह मॉडल समाजवादी देशों में पाई जाती है। रूस, विशाल प्रशासनिक ढांचा, वितरण और मूल्य प्रणाली में प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका, नियंत्रण। राज्य की बुनियादी मान्यता होती है कि उपभोक्ता विवेकशील नहीं है, इसलिए राज्य उपभोग ढांचे पर भी नियंत्रण रखता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता के लिए सीमित विकल्प होते हैं, जैसे MTNL, BSNL। 1991 से पहले आदेशात्मक नियोजन दो प्रकार के होते हैं: समाजवादी प्रणाली, फिर साम्यवादी प्रणाली। समाजवादी प्रणाली में आएगा समाजवादी, ये सभी आर्थिक फैसले संख्या के हाथ में केंद्रीकृत, संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, सम के सिवा। रूस। फिर साम्यवादी प्रणाली, सभी संसाधनों पर सरकार का कब्जा और सरकार ही प्रयोग करती है, सम समेत। चीन। फिर इसमें आएगा सोवियत संघ ने राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था के नाकाम अनुभव से बचने के लिए मिसाइल यह गोर्बाचेव के नेतृत्व में 1985 में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की, जिसे प्रेस गोत्रिका नवीनीकरण और ग्लासनोस्त खुलापन कहा गया। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1985 में दरवाजे खोलने की नीति की घोषणा की थी। फिर निर्देशात्मक नियोजन, सांकेतिक प्रेरक नियोजन इसमें आएगा। इसमें राज्य द्वारा योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र और बाजार शक्तियों को सौंपी जाती है। राज्य की भूमिका केवल प्रेरणादायक और प्रोत्साहक। फिर विकेंद्रीकृत व्यवस्था, अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, लघु प्रशासनिक ढांचा, उपभोक्ता के पास ज़्यादा विकल्प, वितरण प्रणाली में प्रशासन की परोक्ष भूमिका। 1991 के बाद प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन, इसमें आएगा योजना को पूरा करने का उत्तरदायित्व एक केंद्रीय संगठन पर होता है और तमाम निर्णय उसके द्वारा ही लिए जाते हैं। आदेशात्मक नियोजन को ही विकेंद्रीकृत नियोजन, इसमें सरकार, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत उद्यमी मिलकर योजना संबंधी निर्णय लेते हैं। इसमें नीचे से ऊपर की ओर नियोजन कहते हैं, जैसे 73 थर्ड, फिर 4th 74, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असाइनमेंट। फिर इसे नीतिगत नियोजन या निर्देशात्मक नियोजन भी कहते हैं। अवधि के आधार पर इसमें आएगा दीर्घकालिक नियोजन, एक लंबे समय के लिए योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण, जैसे विजन 2020। अनवरत योजना, इसमें दीर्घकाल के लिए योजनाओं के लक्ष्यों एवं रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है और वार्षिक आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए
संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे 1978 में सरकार द्वारा अनुवर्त योजना, अल्पकालिक योजनाएं एक वर्ष 2 वर्ष के कम समय के लिए बनाई जाती है। क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई योजनाएं, जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नीति आदि। फिर क्षेत्रीय नियोजन, क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं। आर्थिक नियोजन, महत्वपूर्ण तथ्य एवं विश्ववरीय मैसूर राज्य के पूर्व दीवान द्वारा प्लानिड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। इसमें 1934 में भारत के 10 वर्षीय नियोजित विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित थे। विचार औद्योगिकरणीकरण पर बल, कृषि क्षेत्र से समका उद्योगों की ओर संक्रमण, जिसके माध्यम से 1 दशक में राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। फिक्की का प्रस्ताव सिर्फ कहा कि एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समिति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना था। 1949 में समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नियोजन संबंधी प्रगति 1946 तक अंतरिम सरकार के कार्यालय के दौरान हुई। इसमें आएगा बॉम्बे प्लान। 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान नाम से एक 15 वर्षीय योजना को प्रस्तुत किया गया। फर्स्ट है पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिड़ला, कस्तूर भाई लाल भाई, जॉन मथाई, लाला श्रीराम, AD सोप, फिर आएगा अवरे सिर दलाल। फिर योजना यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई। इन 8 उद्योगपतियों में से पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास राष्ट्रीय योजना समिति के 15 सदस्यों में से एक थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ावा। इस योजना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। गांधीवादी योजना 1944 में श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना नाम से एक योजना बनाई। इस योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया। कुटीर और ग्राम उद्योग के स्तर पर औद्योगिकरण का पक्ष। यह राष्ट्रीय योजना समिति तथा बॉम्बे प्लान के विपरीत थी। इसमें भारत के लिए एक विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें आत्मनिर्भर गांवों की व्यवस्था हो। फिर यह योजना केंद्रीकृत नियोजन से सहमत नहीं थी। फिर जन योजना 1945 में श्री M.N. राय द्वारा युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष। फिर यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जरूरत की वकालत करती थी। इसमें कृषि एवं उद्योग क्षेत्र दोनों को प्रमुखता दी गई। फिर सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम योजना। सरकार ने इसके कुछ अंशों को स्वीकार कर लिया था। इस योजना का मूल उद्देश्य प्रेरणा गांधीवादी पद्धति का सामुदायिक रचनात्मक कार्य तथा ट्रस्टीशिप था। यह गांधीवादी योजना से मिलती जुलती थी। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल, आत्मनिर्भरता, भूमि सुधार, विकेंद्रीकृत सहभागिता आदि। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956 यह कृषि
को प्राथमिकता। यह योजना हेरड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। हेरड डोमर मॉडल बचत और निवेश के महत्व पर बल देता है। यह मॉडल यह बताता है कि विकास कैसे हुआ और भविष्य में यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह विकास की रणनीति नहीं बताता। इस योजना के उद्देश्य युद्ध एवं विभाजन से उत्पादन असंतुलन को दूर करना, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, फिर स्फीति कारक प्रवृत्तियों को रोकना, लक्षित विकास दर 2.1% की जगह 3.6% रही। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना यह 1956 से 1961, इसमें यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तीव्र गति से औद्योगिकरण, रोजगार, आय और धन की असमानता को दूर करना। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। फिर आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, कृषि और उद्योग दोनों पर बल। उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, स्वायत्त, स्फूर्त बनाना। लेकिन 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध, इनकी वजह से यह योजना असफल रही। तीन वार्षिक योजनाएं। योजना अवकाश 1966 से 1969, इसमें आ जाएगा। इस काल अवधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया। 1966 अवमूल्यन माना वर्तमान में फर्स्ट डॉलर से बराबर 65 रुपये और फर्स्ट डॉलर बराबर 90 रुपये, ठीक है, प्लस हो गया। अवमूल्यन से निर्यात को तो फायदा होता है, लेकिन आयात में नुकसान होता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था आयात में ज़्यादा निर्भर थी, इसलिए अवमूल्यन असफल हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 गाडगिल योजना पर आधारित थी। उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति की धारणा पर विशेष बल। गाडगिल योजना हिमालयी क्षेत्रों में ध्यान, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आय व संपत्ति वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल, तीव्र गति से औद्योगिक विकास। फिर इस योजना में सर्वाधिक महत्व कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को दिया। इस अवधि में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। MRTP आयोग की स्थापना, हरित क्रांति। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्रता से भारत की स्थिति थोड़ी मजबूत, किंतु अकाल शरणार्थियों की समस्या भी थी। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाना, सामाजिक न्याय प्राप्त करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा न्यायपूर्ण श्रम नीति का विकास, निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन। फिर इसी योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ। अनवरत योजना 1978 से 1980 आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार द्वारा फिफ्थ पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया और 1978 से 1983 तक के लिए अनवरत योजना बनाई गई, लेकिन फिर 1980 में नई सरकार द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल ने किया। भारत में इसे शुरू करने का श्रेय DC लकड़ावाला को जाता है। इसके दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त की गई। शराब बंदी आदि। सिक्स
सिक्स पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। मुख्य लक्ष्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा न्याय स्थापित करना। आधुनिकीकरण, नई मशीनरी का इस्तेमाल करना। फिर न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाना। फिर आर्थिक लागत कम होगी, लाभ ज़्यादा होगा। गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना। यह 7th पंचवर्षीय योजना 1985-90। इस दौरान अनेक घटनाएं हुई जैसे खाड़ी युद्ध हुआ, तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, भारत का यह फॉरेन रिवर्स बहुत कम बचा था। दीर्घकालिक विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देना। गरीबी बेरोजगारी क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार की रणनीति अपनाई गई। अर्थव्यवस्था को आधुनिक आत्मनिर्भर बनाना। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं गैर परंपरागत स्रोतों का विकास, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। विकास का लक्ष्य 5% निर्धारित था, किंतु 5.8 की विकास दर हासिल की गई। वार्षिक योजनाएं 1990 to 1992, 1 अप्रैल 1990 to 31 मार्च 1992। 7th, यह FYP की समाप्ति के बाद सरकार के लगातार बदलने से 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई। फिर इस प्रकार 1990 से 1992 तक की 2 वर्षीय की अवधि में वार्षिक योजनाएं सामने आई। फिर इसमें आएगा 1991 उदारीकरण। फिर उदारीकरण के बाद भारत में आर्थिक सुधारों का प्रथम चरण शुरू हुआ। उदारीकरण के तहत आर्थिक विकास एवं क्रियाओं में राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया, प्लस आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र एवं बाजार की भूमिका को स्वीकार किया गया। वैश्वीकरण के दौर में अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करने के लिए राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को बनाए रखने के लिए आर्थिक नियोजन में राज्य की भूमिका को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। 8 पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 उदारीकरण के बाद लागू की गई। प्रथम योजना, इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दिया गया। यह राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया। PM और फिर मनमोहन FM। इसमें लक्षित विकास दर 5.6% की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 6.68 रही। यह योजना सफल रही। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, रोजगार बीमा योजना 1993, महिला समृद्धि योजना 73-74 संविधान संशोधन। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। कई लक्ष्य निर्धारित थे। पर्याप्त रोजगार का सृजन, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, मूल्य स्थिरता, जनसंख्या वृद्धि दर। इस योजना की उपलब्धि कम रही, लक्ष्य ज़्यादा थे। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2002 से 2007। इस योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया। कृषि को अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक बल घोषित किया गया, लेकिन सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया। GDP बड़ी वृद्धि, राज्य स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसमें आ जाएगा उद्देश्य में आएगा विकास को और अधिक पूर्णता की ओर बढ़ाते हुए और उसकी गति को तेज करते हुए विकास की ओर अग्रसर होना, सतत वृद्धि की अवधारणा की प्राप्ति, तीव्र और अधिक
समावेशी विकास को प्राप्त करना था। लक्षित वृद्धि दर 9% रखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों तक विद्युत पहुंचाना। वर्ष 2012 तक 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, किंतु यह हासिल नहीं हो पाया। उपलब्धियां में आएगा कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.2% हासिल, 4% लक्षितता। सेवाओं और सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात बढ़ा। विकास दर कम प्राप्त हुई, 9% लक्षितता। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 है। इसका उद्देश्य था तिरु एवं धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। प्राथमिकता है ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र। फिर आर्थिक संवृद्धि लक्षित है। जीडीपी में 8% संवृद्धि दर, कृषि क्षेत्र में 4% संवृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में 9% संवृद्धि दर, विनिर्माण क्षेत्र में 10% संवृद्धि दर। फिर निर्धनता एवं रोजगार, उपभोग एवं गरीबों के अनुपात में 10% तक की कमी करना। रोजगार में 5 करोड़ नए अवसर लाना। शिक्षा कौशल के दृष्टिकोण से प्रत्येक आयु वर्ग को उसके मुताबिक शिक्षा प्रदान करना। स्वास्थ्य कुल प्रजनन दर बराबर 2.1% तक सीमित रखना। शिशु मृत्यु दर 25, मातृ मृत्यु दर बराबर 1 करना। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु के बीच को बढ़ाकर 956 करना। योजना के अंत तक 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों के कुपोषण स्तर को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के आधे के स्तर पर लाना। ग्रामीण आधारभूत संरचना पर व्यय को जीडीपी के 9% के स्तर पर लाना। सभी गांवों तक बिजली सड़कें योजना के अंत तक। देश के समस्त राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनना। पर्यावरण 30,000 MW अक्षय ऊर्जा की क्षमता का सर्जन करना। जीडीपी के यह प्रतिशत के रूप में उत्सर्जन संरचना के वर्ष 2020 तक वर्ष 2005 की तुलना में 25% की कमी लाना। फिर इसमें इंडिया विजन 2020-23 में 2003 में योजना आयोग द्वारा इसमें आशा व्यक्त की गई कि 2% वार्षिक वृद्धि की दर से रोजगार के 20 करोड़ अतिरिक्त अवसर वर्ष 2020 तक सृजित किए जा सकेंगे। कृषि में रोजगार 56% के मौजूदा स्तर से घटाकर 40% ही रह जाएगा। रोजगार के नए अवसर मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों में सृजित होने की संभावना बताई गई। फिर इसमें आएगा नियोजन की बदलती प्रकृति एवं भूमिका। इसमें आएगा नई पद्धतियों तथा नीतियों के शामिल होने से देश में नियोजन की प्रकृति भूमिका तथा क्षेत्र में बदलाव आया है। इसका श्रेय 10वीं योजना 1997 से 2002 को जाता है। योजनाबद्ध विकास में राज्य की भूमिका। जब तक राज्य अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता है। यह खुले तौर पर नियोजन में राज्य की भूमिका की स्वीकृति है तथा विकेंद्रित नियोजन की आवश्यकता का स्पष्ट संकेत था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में 2 महत्वपूर्ण विचार दिए गए थे। फर्स्ट, 10वीं योजना को लोगों की योजना बनाने की सलाह। फिर विकास को एक जन आंदोलन बनाने की सलाह। फिर कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का एक प्रेरक बल माना जाना। 10वीं योजना ने कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के प्रेरक बल के रूप में मान्यता दी। फिर अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन के सुझाव। कृषि उत्पादन वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था खाद्य सुरक्षित हो जाएगी। कृषि पर बल रोजगार उत्पन्न करने में सहायक होगा। यह 92% रोजगार असंगठित क्षेत्र से
कृषि सबसे प्रमुख लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होगी जो बाजार विफलता की स्थिति को प्रतिस्थापित कर देगी। प्रतिवर्तित अर्थात कृषि क्षेत्र पर बल देकर अर्थव्यवस्था उद्योगों से हुई अपनी आय में वृद्धि करेगी। कृषि को कोर एलिमेंट मानते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। यह व्यापार एवं वाणिज्य के अंतरराज्य अवरोधों को हटाना, अनुबंधन कृषि को प्रोत्साहित करना, पट्टा की अनुमति देना, कृषि भूमि को पट्टे पर देना, आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करना, कृषि उद्योग, कृषि व्यापार तथा निर्यात का उदारीकरण, खाद्य से संबंधित विभिन्न अधिनियमों को एक व्यापक खाद्य अधिनियम से प्रतिस्थापित करना,